अभी सेंड ना करना तो ये तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात है। क्वेश्चन नंबर 8 निकालो, पेज नंबर बताइए। पेज 98। स्टार्ट। इसका जरा टेबल बनाया जरा। मिक्स और यील्ड वेरिएंस के लिए जरा टेबल बना। इन हजरात ने किया हुआ जरा काइंडली अपना आंसर सामने रखे ना, दो तीन बातें गौर से सुनेगा जरा। रॉ मटेरियल्स के नाम बोलो। ये अब्दुलरहमान दोबारा बना। इसका फर्स्ट सेंटेंस पढ़े, स्टार्टिंग लाइन। इसमें मुझे खतरा कि आप एक जगह कंफ्यूज कर रहे होंगे। फर्स्ट लाइन सर, फर्स्ट लाइन। ये 817 के है। किस चीज के पेजेस हैं? और नहीं यार, वो वाई के केजी से लिखा हुआ। वाई क्या चीज है? प्रोडक्शन किस चीज की होती है? क्या 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 इस्तेमाल करके क्या बनाया जा रहा है? तो भाई सर फिनिश गुड्स है, ऐसे हम इतना मुश्किल कर रहे हैं अपने लिए। फिनिश गुड्स है सर, लिखें इसके ऊपर ABC के है। ये मेरी बात पे सीरियस लीजिएगा, ये ना करिएगा ये कबाब, ये तो हमें पता है। अगर ये पता है हमें तो फिर ये गलत होने की सेंस नहीं बनती, लेकिन हुई है गलती। क्या 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 इस्तेमाल होकर क्या बन रहा है? असल में हम यूज टू इससे हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 देखें ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बन रहा है? जीटा कितने यूनिट्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ था? अब नीचे क्या मसला है? तो मतलब ये यूनिट्स की डिनोमिनेशन दी हुई, केजीज में प्रोडक्शन हो रही, ऊपर वापस है यूनिट्स क्या चीज है? या यूनिट्स केजीज में भी हो सकते हैं, लीटर्स में भी हो सकते हैं, पाउंड्स में भी हो सकते हैं, लेकिन उस लफ्ज को सुन 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 के हम उससे ज्यादा यूज टू हो गए। नीचे है कि 817 केजीज की प्रोडक्शन के इसका स्टैंडर्ड है। अगर कितने केजीज बनेंगे तो कितने केजीज ABC रिस्पेक्टिवली के लगने चाहिए? 817 केजीज अगर बनाने हैं तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि 750, 150 एंड 50 केजीज ABC इस्तेमाल होने चाहिए। कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ो। इन तीनों का सम कीजिएगा। ऊपर वापस जाए, क्वेश्चन नंबर 7 ऊपर है, नीचे सवाल क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखना साथ साथ। ऊपर जरा यही वर्ड जरा बोलना जरा, जब मैं बोल देता हूँ आप सुना। 30 केजीज और 25 केजीज इस्तेमाल होके 400 यूनिट्स का एक्सटेंडेड दिया है। इन अदर वर्ड्स 55 केजीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 यूनिट्स ऑफ जीटा। 950 kgs are required to produce 817 kgs of Y.
प्रोडक्शन में लॉसेस हो जाते हैं, और अगर हमें ना पता हो तो वो नॉर्मल लॉसेस होते हैं। क्या केजीज ज्यादा लग रहे हैं? कितने केजीज लगाएंगे तो एक्सपेक्टेडली कितने केजीज बनेंगे? रॉ मटेरियल के कितने केजीज लगाएंगे तो एक्सपेक्टेडली फिनिश गुड्स के कितने केजीज बनेंगे? ये मैंने एंड में वर्ड फिनिश गुड क्यों बोला? क्योंकि वाई बनना है, फिर ए बी सी लग के प्रोडक्ट का एक नाम बना लिया हमने। जब ए बी सी कंबाइन होंगे तो बाद में अल्टीमेटली जो चीज बाहर आएगी उसका नाम एक वाई रखा हुआ है। तो क्या बना के बेच रहे होंगे? नीचे अगर थोड़ा और पढ़ो, ठीक है, दिया है नीचे एबीसी दूसरा टेबल। ये नहीं एक्चुअल रेट दिया है यार, खुदा का नाम दिया है, ये तो मतलब एक्चुअल रेट दिया है, परचेज डिपार्टमेंट वाला रेट। उससे आगे क्या दिया है? ये 876 के है एक्चुअल प्रोडक्शन है। एक्चुअल प्रोडक्शन कितने 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 केजीज से हुई है? 750, 185 और 65 केजी से हुई। इसका सम करेंगे जी 1000। ये नीचे वाला सम नहीं हुई है, होनी थी, हुई है 817 केजी को 950 केजी से बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्शन तो डिफरेंट हो गई। तो वो जो प्रोडक्शन डिफरेंट हुई है, हुई कितनी है? 876 केजीज की प्रोडक्शन हुई कितने केजी से? तो ये जो 1000 का डाटा ये एज इट इज 950 से कंपेरेबल है। वो कितने केजीज का स्टैंडर्ड है? 817। और ये कितने केजीज का स्टैंडर्ड है? तो फिर इसका तरीका क्या होता है कि हम पहले इसे फ्लेक्स्ड बजट में कन्वर्ट करेंगे, हम स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल प्रोडक्शन के मुताबिक। तो वर्ड सुनने का और सिर्फ इसमें केजीज का मसला, अगर यहाँ केजीज आना होते हैं, यूनिट्स होते हैं, तो मेरा ख्याल था शायद मेरी बहस की जरूरत नहीं थी। तो सुने मेरे लफ्ज, एक्चुअल प्रोडक्शन पता है 876 केजीज है। 1 kg of finished goods should take how many kgs of raw material A? नहीं, मैं सेंटेंस रिपीट करता हूँ, आपने एक दफा बोलना जरा। बस ये एक छोटी सी बात प्लीज जरूर रिपीट कर लीजिएगा, बस यही बहस खत्म हो जाएगी। 1 kg of finished goods means by should take how many kgs of material A, B और C, इस तरह बोलूंगा मैं। तो एक सेंटेंस रिपीट कर देंगे। मैंने क्या बोला अपने लफ्जों में रिपीट कर। ये मैंने शुड टेक ढूंढना है, मैं कहाँ जाऊँ? स्टैंडर्ड में जाए जरा, मैंने ढूंढना क्या है? क्या अगर शुड टेक ही बोलना होता तो मैं 5-6 दफा बोलूंगा। क्या शुड टेक? अब 750 के है नहीं, स्टैंडर्ड केजीज टू प्रोड्यूस 817 केजीज ऑफ वाई। तो मैं चाहता क्या हूँ कि मुझे पता चल जाए कि मटेरियल ए के कितने केजीज रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ वाई स्टैंडर्ड। फिगर्स बोलेंगे तो? अब एक सेकंड इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकालो। ये आंसर छोड़े, डाटा देखें, सिर्फ डाटा देख के बोलेंगे वहां क्या किया होगा। नहीं नहीं इस तरह नहीं, आराम से 876 की जगह क्या लिया होगा? 192 लिया होगा, 400 नहीं लिया होगा सर ना। एक्चुअल प्रोडक्शन 192 ली, फिर क्या किया? 30 ढूंढा, फिर हमने 30 क्या था? 400 यूनिट्स मिक्स तो बाद में ना, तो 30 और 25 मिलके 55 को मिक्स तो लाता है। इस वक्त क्या निकाल रहा हूं? एक यूनिट का बनाने में क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए? मिक्सिंग की बात नहीं हो रही है, मिक्सिंग किस कॉलम में देखनी होती है? सेकंड, स्टैंडर्ड मिक्सिंग। तो वही मैं भी सही याद करवाता हूँ, तो काइंडली प्लीज फर्स्ट कॉलम बन रहा है 192 यूनिट्स के हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअल प्रोडक्शन है।
फिर क्या किया था हमने, सोचा वहां नहीं किया, इस तरह नहीं किया। हमने किया केजीज ऑफ ए पर यूनिट, स्टैंडर्ड केजीज पर यूनिट। कैसे निकालने होंगे हमें? 30 डिवाइडेड बाय 400, नीचे है, यहाँ क्या करो ना कर 16 नहीं, मतलब यहाँ तो बात है नीचे का मतलब, नीचे का मतलब सवाल नंबर 8 में ही यार 750 डिवाइडेड बाय, क्या सेंस है 817 डिवाइड की? पूरा बोलेंगे तो बात खत्म है, पूरा बोला ही नहीं आप। मटेरियल ए के केजीज पर केजी ऑफ फिनिश गुड्स निकाल दो। एक मिनट सॉल्व करें जरा, 8750 बाय 817 सिर्फ एक है। जो भी आंसर है इसको प्लीज पूरा बोलने की कोशिश करें, पूरा फाइनल करें। स्टैंडर्ड केजीज ऑफ मटेरियल ए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ वाई। प्लीज इंडिविजुअली बोलो। आई होप कि आपने बोला। आंसर बताओ, बाकी सॉल्व कर लो। 876 इंटू 150 डिवाइड बाय 817। ये 150 डिवाइड बाय 817 क्या कर रहा हूँ? केजीज पर रॉ मटेरियल, केजीज पर फिनिश गुड्स केजी नहीं निकाल रहा। 1 kg फिनिश गुड्स को बनाने में कितने केजीज ऑफ रॉ मटेरियल ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली रिक्वायर्ड है, ये निकाल रहा हूँ। ये डिवाइड कर रहा हूँ और फिर से मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ एक्चुअल। तो 804 क्या है? $876 केजीज को बनाने में फिर रॉ मटेरियल ए के 804 केजीज अप्रोक्सीमेटली लगे थे। ये क्या आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट्स में आ रहा है? तो पॉइंट्स में 2 डिजिट्स में चलेगा 16। तो इसको ना करनी साइंस में, ये जो भी है। अगले आंसर बता। 160.83, तीसरा 53 1 53.6 53.6। डेफिनेटली अगर किसी ने राउंड ऑफ करके लिख लिया तो वो गलत नहीं। अब इस साइंस में ना पड़ जाएगा। लास्ट कॉलम बनवा। अच्छा 50, सॉरी ये पहला कॉलम फाइनल बन गया था वैसे। थर्ड बनवाया सर। थर्ड में उठाना क्या होता है? डोनेटेड 750 185 एंड 65, ये गिवन होगा हमेशा। टोटल कर दे इसका, आपने किया तो 1000। फर्स्ट कॉलम का टोटल कीजिएगा 10.6। ये सेकंड कॉलम आप जरूर देखना से। स्टार्टिंग पॉइंट एक्चुअल क्वांटिटी यूज का सम। अब करना क्या है, इस 1000 को स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट करना है। आप इस तरह करें करनी, दोबारा क्वेश्चन नंबर 7 ढूंढना, उसका आंसर देखना, आंसर भी रखें, सवाल भी रखें। सेकंड कॉलम दरमियान वाला, ट्राई टू रिलेट सच थिंग। वहां था 29 29। कहाँ गए थे फिर हम? अब हमने ये देखना है, देखिए कंसंट्रेशन सुना। थर्ड कॉलम एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम ये कहता है कि 16 केजीज और 13 केजीज मिक्स है 29 में। 29 में एक्चुअली 16 और 13 केजीज मिक्स हुए। हमने चेक क्या करना है सेकंड कि 29 में होने, स्टैंडर्ड के मुताबिक होने कितने चाहिए थे। इसका तरीका क्या है? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखना, स्टैंडर्ड मिक्स देखना, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढना।
रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढना, तो 30 और 25 ढूंढना सवाल में। फिर क्या किया था इसका? 55 किया। तो इसका क्या मीनिंग होगा? अब हम ये देखने लगे थे कि 55 में 30 केजीज और 25 केजीज किस प्रपोर्शन में, और जिस प्रपोर्शन में है वो स्टैंडर्ड प्रपोर्शन है, तो 29 को भी उसी प्रपोर्शन में कन्वर्ट करना। ठीक है सर? तो अब एक्चुअल क्वांटिटी की बहस खत्म होगी। ये 1000 ऑलरेडी एक्चुअल क्वांटिटी, उधर उधर कितनी है? 29 ऑलरेडी एक्चुअल क्वांटिटी बन गई है। अब करना क्या है, ऊपर वाले वर्ड्स 12 देखें, इस कॉलम के स्टार्ट में जो वर्ड्स लिखे हैं, इस एक्चुअल क्वांटिटी को मिक्स में, स्टैंडर्ड मिक्स में कन्वर्ट। तो इसका तरीका क्या होगा कि हम क्वेश्चन में से स्टैंडर्ड मिक्स ढूंढेंगे। तो व्हाट वाज द स्टैंडर्ड मिक्स इन द क्वेश्चन नंबर 7? 30 by 55 and 25 by 30, sorry 55, 30 by 55 and 25 by 55। और नीचे है क्वेश्चन नंबर 8 में, कहां से पता चलेगा स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल? नहीं, क्वांटिटीज बोल देना, मुझे आइडिया हो जाएगा कहां से मिल रहा है। तो अभी 950 क्यों हो रहा है? ये 817 क्यों खत्म हो गया? वो 817 से जब कर रहे थे, उसका मकसद क्या था कि 1 केजी को बनाने के केजीज पता चलने की क्वांटिटी लगती कितनी है। और अब क्या देख रहे हैं कि वो जो क्वांटिटी लगती है वो किस प्रोपोर्शन में लगनी चाहिए। तो अब क्या देखना, 750 डिवाइड बाय 950, दूसरा बोले, और 50 डिवाइड बाय, कोई एक सॉल्व करें जरा, 750 डिवाइड बाय 950। इसका मीनिंग बताइए क्या है? नहीं, क्वांटिटी नहीं, ये क्वांटिटी नहीं, ये कुछ, ये क्वांटिटी नहीं, ये परसेंटेज है सर। ये परसेंटेज है, इंटू 100 करेंगे तो 79%, 78 79। ये परसेंटेज है, किसकी, किसमें परसेंटेज? मटेरियल ए की टोटल मटेरियल में परसेंटेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज, ये क्वांटिटी नहीं है। टोटल मटेरियल में अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मटेरियल ए अप्रोक्सीमेटली 78-79% होना चाहिए, या इस तरह से, सॉरी, होता है स्टैंडर्ड के मुताबिक। एक और वर्किंग करें, 150 by 950, ये आंसर कमी नहीं, ये परसेंटेज है। आप अगर तीनों को सॉल्व करेंगे तो 100% बनता है। आखिरी करें, 50 डिवाइड बाय 950, तो ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? एक पेज पीछे जाए, एफबी वाला डाटा ढूंढना रजिस्टर में, सॉरी बुक में। ये 5/15 क्या गेम थी? 33% था, ये 67% था। तो 100% में एफ और बी की परसेंटेज है। तो अब हम परसेंटेज ढूंढ रहे हैं, मिक्सिंग ढूंढ रहे हैं, स्टैंडर्ड मिक्सिंग ढूंढ रहे हैं। क्लियर? किसको किस में कन्वर्ट करना है? एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड मिक्स में अब कन्वर्ट करना है। ये जो 1000 लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये ठीक है, वो लग गया 817 केजीज पे लग गया, वो एक्चुअल प्रोडक्शन को 1000 लग गए हैं। तो अब ये नहीं देखना कि कितना लगना था, वो देख लिया हमने, वो फर्स्ट कॉलम में देख लिया हमने, लगना कितना चाहिए था, 1080 1018। तो अब क्या देखना है कि इस 1000 को किस मिक्स में लगना चाहिए था, किस प्रपोर्शन में, किस परसेंटेज में लगना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज फाइनली बताएं कैसे फिगर्स उठाओ। स्टार्टिंग पॉइंट 1000, व्हाट इज 1000 बोलने, इनको अब क्या करने लगा हूं, स्टैंडर्ड मिक्स बनाने लगा हूं। कहां जाऊं? सवाल में जाऊं, सवाल में किस जगह जाऊं? स्टैंडर्ड मिक्स में जाऊं, स्टैंडर्ड मिक्सिंग में जाऊं। स्टैंडर्ड मिक्सिंग किस किस चीज की है? एबीसी रॉ मटेरियल की है। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड मिक्सिंग? 750, 150 एंड 50, और उसका सम हमने खुद किया हुआ 950। तो 750 केजीज कितने केजीज में है? कितने केजीज में 750 केजीज है? 950 केजीज में 750 केजीज है। यहाँ से प्रोपोर्शन बनेगा और फिर 1000 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, एक आंसर बताएंगे तो 7, 8, ये क्या है? नहीं, अभी भी सही नहीं बोल रहे, 789.47, ये क्या है? 1000 केजीज में मटेरियल ए इतना केजी होना चाहिए था, और फिर बाद में देख लेंगे कि है कितना, वो साथ कितना नजर आ रहा है, 750 है। नेक्स्ट वन का 1000
into 750, sorry 150 by 950, and finally 1000 into 50 by 950. मेरे आंसर्स भी बता दें. 157.89, 52.63. ठीक है सर. और बेटा ऊपर वाले टेबल में स्टैंडर्ड रेट है और दरमियान वाले टेबल में एक्चुअल रेट है. प्लीज क्वेश्चन तो सही पढ़ना. इस तरह तो नहीं करें, ये वाले मजाक तो रहने में. ऊपर वाले टेबल में स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेट, और परचेज डिपार्टमेंट ने एफर्ट करके एवरी रेट अचीव कर लिया है. डन है प्लीज. बाकी मेरा ख्याल आप सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज सॉल्व करने में इशू तो नहीं है. अब इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 9 में जल्दी से है और वहां का डाटा देख के ये टेबल बना दो. जी साकिब साहब, मैं रोक तो नहीं सकूंगा सर, वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी गुजारिश वही है जो मैंने कल की थी. मैं रोक तो नहीं सकूंगा जब करना चाहें, लेकिन रिक्वेस्ट मेरी वही है जो मैंने कल की थी. क्वेश्चन नंबर 9 का डाटा देख के डियर फ्रेंड्स, बाकी डेफिनेटली बेटा अज्यूमिंग के हम रेट्स लगा के तो सॉल्व कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ टेबल बनवा दें, बाकी रिक्वायरमेंट्स आप होमवर्क रखिएगा. बेटा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको अगर कोई भी लेक्चर मिस हो तो आपको सारे लेने हैं. तो ये कोई इसका शॉर्टकट नहीं है कि सिर्फ वो लेना तो सफिशिएंट है. जितने आपके लेक्चर मिसिंग है आपको सारे लेने पड़ेंगे. तो इस शॉर्टकट का कोई सेंस नहीं है. जो जो मिसिंग है लेक्चर वो सारे लेने.
एक मिनट। ये सब कर लिए? यस सर। ये सब सॉल्व करवा दो। फर्स्ट कॉलम 1200 डिवाइड बाय, ये ठीक है सबका? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्या फाइंड आउट हुआ ये? 1200 बाय 2200 से फाइंड आउट क्या हुआ? फिनिश गुड्स का 1 kg बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितने केजीज लगने चाहिए थे? जी 400, सॉरी 600, 2200, 200, सॉरी 200 एंड 20, ये आंसर आप निकाल लीजिएगा, मिक्सिंग करवाएं। 1200 डिवाइड बाय 2400, 2400 पूरा सवाल में कहीं नहीं है, ठीक है? किसका सम किया आपने? मटेरियल्स का सम किया ताकि प्रोपोर्शन निकला। किस जगह सम किए? स्टैंडर्ड में, एक्चुअल में? स्टैंडर्ड, ये वाला सम आपने स्टैंडर्ड में किया, स्टैंडर्ड मिक्स निकालो। ये ठीक है जी, क्लियर? ये ठीक हो गया? सॉरी 600, 200, चले बाकी वैसे क्वेश्चन आप होमवर्क रखना, कैसे कंप्लीट कीजिए। एक नया पेज निकल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? इधर पेज खोल लो।
एक हेडिंग लिखेगा रजिस्टर पे, तो इतना हेडिंग के साथ परेशान हो जाएगा 2 मिनट में। ये पेज इस वक्त आपके सामने मैंने खोला ही, आपके पास अवेलेबल तो है लेकिन फिलहाल बुक में नहीं है, तो जरा काइंडली बोर्ड से पढ़ेंगे, बस छोटी सी एक एग्जांपल है तो गुजारा हो जाएगा रिसेंटली। तो लास्ट लाइन में थोड़ा सा आगे आ जाए, पढ़ा कर A company makes and sells a single product, लेकिन मैं नया पेज निकालूंगा। Company makes and sells a single product. Selling price per unit is, बोल दो जरा, 150. Variable cost per unit. Direct material variable होता है, Yes, sir. direct labor, 25. production overheads, 10. variable production overheads 10. So 70 is total variable cost per unit, 70 यार 70. Fixed production overheads 1,10,000 per month. Variable admin selling expenses की कोई example? नहीं यार, fuel charges, selling admin, commission, selling commission, हाँ ठीक है, अगर कोई selling department की utility bills है, लेकिन थोड़ा सा different हट के, commission, कोई और, carriage outwards है, carriage outwards क्या चीज होती है? डिलीवरी चार्जेस है, ज्यादा यूनिट्स डिलीवर करेंगे, ठीक है, तो बाकी ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर सेलिंग डिपार्टमेंट का है, फ्यूल चार्जेस अगर जनरेटर चला है सेलिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन अब ये फैक्ट्री से बाहर की बात हो रही है, किस जगह बात हुई है? एडमिन सेलिंग वेरिएबल, फिर फिक्स्ड एडमिन सेलिंग, उसका रेंट है, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, कहाँ की फैक्ट्री से बाहर का मतलब हेड ऑफिस की सेलिंग डिपार्टमेंट। देन यूनिट्स प्रोड्यूसिंग में
कितने 2000 यूनिट सोल्ड कितने 25 1500 11,500 assume that there is no opening stock of finished goods assume that there is no opening stock of goods रिक्वायरमेंट में लिखा प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है जो लिखा हुआ अभी डिस्कस करते हैं तो रजिस्टर खोलें जरा इस आसान से डाटा जरा एक इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो नीचे वर्ड्स लिखे हुए उन पे ना जाइएगा काइंडली स्पीड अप होइएगा इसी वेरिएंस एनालिसिस में अब इंशाल्लाह हम एक और ऐसी जगह पे जा रहे हैं जिसके बाद फिर और बहुत कुछ आपके सामने खुल के आ जाएगा देखिए इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ है अब्दुल स्टार्ट लीजिएगा सर बिजनेस नेम कोई नहीं है सच तो इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ भी जिक्र नहीं है फॉर द मंथ है बस सर इनकम स्टेटमेंट हेडिंग लिखें और फॉर द मंथ लिखें जैसे पॉइंट्स पहले साइड कॉपी करेंगे प्लीज सिर्फ पहले साइड नीचे भी देखें कितने जी सर जी स्टार्ट लें सर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा नॉन करंट एसेट्स सेल्स कैसे आती है सेल सॉरी यार मैं बताता हूँ यार यूनिट सोल्ड लेंगे यार और मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट प्लीज सॉल्व कीजिए व्हाट इज 2,25,000 तो सेल की अमाउंट कैसे आती है यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट आगे क्या वर्ड जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स ये बिल्कुल ठीक है कॉस्ट ऑफ सेल्स अब डेफिनेटली ये वर्किंग जो है समटाइम्स नोट्स में जाके की जाती है लेकिन वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है हम इस वक्त अपने एंगल से बना रहे हैं तो काइंडली वर्किंग बीच में अगर कर दूं तो पता है कहां से शुरू करूं देख के बताएं डाटा जरा एक नजर जितना नजर आ रहा है ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है तो ओपनिंग स्टॉक किसका रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या बेचते हैं हम तो किसका ओपनिंग स्टॉक ढूंढने की आखिरी लाइन नहीं है जीरो होता नहीं है नहीं देखें आगे इकट्ठे होते हैं फ्रेंड साहब प्लस परचेजेस ना के जाते ना करें फिनिश गुड्स खरीदनी है यार बस कर दें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या फिनिश गुड्स बना के बेचनी है तो उनको बनाने का खर्चा अब सम करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कौन कौन सा खर्चा आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंसंट्रेट करने जरा एक करवा दें बाकी करते रहिएगा डायरेक्ट मटेरियल कैसे कैलकुलेट करोगे यूनिट्स बोलेंगे गिवन 35 रुपए पर यूनिट गिवन है तो हेडिंग है नहीं यार वेरिएबल कॉस्ट पर 35 रुपए पर यूनिट ये पर यूनिट है तो मल्टीप्लाई किससे करूं ये 35 जो यूनिट्स बेचे हैं उससे या जो यूनिट्स बने हैं उससे क्या रॉ मटेरियल यूनिट्स जो बनेंगे उन पे आएगा या जो बेचे होंगे जो बने हैं उस पे आएगा तो क्या उठाऊं यहाँ 2000 के प्रोडक्शन और प्रोडक्शन का खर्चा आता है इन 35 70,000 तो ऊपर 1500 लिखा है नीचे आप 2000 रुपए बेचे 1500 ही है लेकिन बनाए तो 2000 लेकिन क्या स्टॉक में क्लोजिंग बचे होंगे फिर कितने तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आप करते रहेंगे 2000 इंटू 25 वेरिएबल ओवरहेड्स लिखते थे करते 2000 इंटू 10
यहाँ तक आ जाओ। सर वैसे भी और सवाल ना ढूंढ लीजिएगा, ये वो नहीं है यार, खुदा के लिए यार, उधर निकले, तेरी मेहरबानी यही वाला है। आजकल क्या हो गया तुम्हें? मैंने होमवर्क दिया ये सेट का, मुझे आगे से तो कैश फ्लो का कौन सा सवाल दिया था? जी सर, ये अब आ जाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करें यहाँ तक, ठीक है? यस सर। सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल भी ढूंढना है। हाँ यार गिवन है यार, ये 5 रुपए। सेलिंग एक्सपेंसिव भी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का हिस्सा है। वो कहाँ आते हैं सर? वो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद आते हैं, एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो। लेकिन एक फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स है, क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है? तो आएंगे वो ढूंढे कितने? 1,10,00,000 गिवन फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो प्रोडक्शन के खर्चे किस किस को सम करके आते हैं? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, और फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस हैं, ये गुड्स बनाने के खर्चे नहीं है, ये एडमिन एक्सपेंसेस बिजनेस रन करने के, बिजनेस के एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, और सेलिंग यूनिट्स को बेचने के खर्चे हैं। तो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? सीओजीएम मींस गुड्स बनाने के खर्चे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ठीक है सर? और जब फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड बोलते हैं तो क्या उसमें वेरिएबल फिक्स दोनों होते हैं? अच्छा 110 उसने दिया हुआ, टोटल दिया हुआ पर मंथ, ऊपर उसने पर यूनिट दिया हुआ था। अगर हम इस 110 को पर यूनिट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। कैसे 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 कैसे? कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं? तो बन सकता है, कैसे बन जाएगा? कैलकुलेट करें, 55 बनता है। इसकी भी ब्रैकेट खुद बना सकते हैं अगर गिवन नहीं भी तो। 1,10,000 फिक्स्ड ओवरहेड्स है और 2,000 यूनिट्स प्रोडक्शन है, तो व्हाट शुड बी द रेट पर यूनिट? करें सॉल्व। 2000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1,10,000 क्या है? टोटल है, तो 2000 इंटू, ये प्लीज 55 से आपने वर्किंग किया करें यार, हम सुस्ती बुला देते हैं। व्हाट इज 55? पूरा पूरा फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट, पर यूनिट। अगर आवर्स मिल जाए तो पर आवर बन सकता है। एक सम करें जरा स्टोरी का। व्हाट इज 2,50,000? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, ये कितने यूनिट्स को बनाने का खर्चा है? 2,000 यूनिट्स को बनाने में अकॉर्डिंग टू द स्टोरी 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। आगे चले, आगे बताएं क्या था? लेस क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स का। फिनिश गुड्स कैसे पता चलेंगे कितनी बनी बची? ओपनिंग है नहीं, ओपनिंग है नहीं, बनी कितनी है? 2,000, प्रोडक्शन 2,000 है, बेची कितनी है? कितने स्टॉक में चीजें बची हैं? फुल कंसंट्रेट करें। अब मैंने 500 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो क्लोजिंग स्टॉक के 500 यूनिट्स की अगर मैंने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो यकीनन अब मुझे FIFO या वेटेड एवरेज के बारे में सोचना मुझे है, लेकिन मुझे क्या नजर आया? जीरो, ओपनिंग जीरो नजर आया, देयरफॉर मैं हो गया रिलैक्स। रिलैक्स इन सेंस क्या ये 500 यूनिट्स फिर प्रोडक्शन से बचे हैं, तो कैसे पर यूनिट निकालूं? 2.5 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 2,000 यूनिट्स, पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी और मल्टीप्लाइड बाय 500, आंसर आ जाएगा 62,500। Why there is no need of thinking about any FIFO weighted average? क्योंकि अपनी स्टॉक से नहीं कर, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मेरा वाला दर्द ये नीचे पहुंचा दो, नीचे नीचे
जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल निकालें। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आती है? ओपनिंग है नहीं तो 2.5 लाख रुपया माइनस 62,500 इज इक्वल टू व्हाट? 187,500 सेल्स के नीचे लिख रहा हूँ। एक सेकंड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 187,500? ट्रांसलेट द वर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। नहीं, ट्रांसलेट द वर्ड ऑफ जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी कॉस्ट है, जो यूनिट्स बेचे हैं उनकी सेल ऊपर लिखी हुई है। कितने यूनिट्स बेचे हैं? एक पेज जरा लीजिएगा, पता नहीं मुझे सही नजर आ रहा है तो ये व्हाट्सएप भी कर दो। इसके ऊपर अब जो लिखा हुआ वो ना उसके अंदर चले जाइएगा, मैं बताता हूँ। तो जरा नीचे एग्जांपल वाला डाटा कर, बल्कि अब तो शायद सॉल्व कर दिया हमने सारा। कैलकुलेटर उठाइएगा, एक पेज लेके पीछे देते हैं, अगर आपके पास है कैंडी पीछे पढ़ा दो प्लीज प्लीज प्लीज। कैलकुलेटर उठाए सर, पर यूनिट डाटा देखें सर। व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? 34 कहां से देख लिया यार। व्हाट इज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट? व्हाट इज लेबर कॉस्ट पर यूनिट? व्हाट इज वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट? 70 यहां से उठा लें, 70 लिखें कैलकुलेटर। देन जरा आप अपना डाटा देखें जो आपने अभी सॉल्व किए। फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट पता है हमें, तो प्लस 55 करें और टोटल अमाउंट का एक नाम बोलो। 70 प्लस 55 आंसर आया 125 का नाम पूरा बोलो। प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय 1500 कर रहा 125 मल्टीप्लाइड बाय 1500 ये 1500 के है, मल्टी 125 के है प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। तो क्या 187,500 इज कॉस्ट ऑफ दोज यूनिट्स व्हिच आर सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो डिफरेंस आया 37,500। ये बात खत्म या अभी चल रही है? अदर इनकम ढूंढे, होती नहीं है नहीं, क्या है आगे? एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस है, तो एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस की हेडिंग में वेरिएबल भी फिर आएंगे, फिर वेरिएबल भी आएंगे और फिक्स भी आएंगे। वेरिएबल एडमिन एक्सपेंसेस सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 5 पर यूनिट सोल्ड है, पर यूनिट सोल्ड है। तो कैसे वर्किंग करूंगे? 1500 इंटू 5 7500 100 अच्छा वैसे ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस है अगर वेरिएबल है खासतौर पर, तो ये यूनिट सोल्ड के साथ वेरी करेंगे या यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ? सोचा करें। अगर मैं कहूँ प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल है तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरी चेंज। प्रोडक्शन कॉस्ट अगर वेरिएबल है तो व्हाट डज इट मींस? प्रोडक्शन के साथ चेंज होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो ये कॉस्ट भी ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी। इसी तरह अगर आपके सामने बोला जाए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तो ये सेल के साथ वेरी करेगी। लिखा तो हुआ है 5 पर यूनिट सोल्ड, लेकिन शायद ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन फिलहाल छोड़ देगा। कोई फिक्स भी है तो फिक्स हो सकता है सेलिंग एडमिन। फॉर एग्जांपल किसकी डेप्रिसिएशन, किसका रेंट? दो जाने दे मशीनरी प्लांट खुदा का हेड ऑफिस के एसेट्स की डेप्रिसिएशन
उसके परमानेंट एम्प्लॉइज यार, वो तो फिक्स्ड ओवरहेड्स ऊपर बात होगी मशीन की। फैक्ट्री का सारा खर्चा कहाँ है? ऊपर। और हेड ऑफिस और सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है। तो अगर यहाँ कोई हेड ऑफिस में कोई कंप्यूटर्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, उसकी डेप्रिसिएशन यहाँ है, ठीक है। उसके परमानेंट एम्प्लॉइज है, हेड ऑफिस का परमानेंट एम्प्लॉइज। फिगर मेरे ख्याल गिवन है 20,000 पूरा, तो पर मंथ ही वर्किंग है यार, जाने दे बैठ खुदा का नाम नहीं है, पूरा सवाल पर मंथ हो गया, मल्टीप्लाई 12 कर 110 को मल्टीप्लाई 12 क्यों करें सर? मंथली वर्किंग करनी है जी, नेट प्रॉफिट करेगा 10,000 नेट प्रॉफिट तो कर 10। ये मेरा पेज मेरा नहीं। चलिए सर जी, अभी जो हमने वर्किंग की है, इस वर्किंग से हमने कुछ एक दो पुरानी बातें सुन के कुछ चंद नए वर्ड सुनना है। आपके सामने सर जी इनकम स्टेटमेंट है, गौर से डाटा देखें, आपके सामने अपना रजिस्टर भी खोल के रखें। क्या इसमें बिजनेस का इस पीरियड का टोटल एक्सपेंस आपके ख्याल में आ गया? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर है तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ हो रहे हैं? नहीं, एक फैक्ट्री में हो रहे हैं। फैक्ट्री में किस चीज का खर्चा हो रहा है? देखिए, फैक्ट्री में जो खर्चा है वो मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है, वो प्रोडक्शन का खर्चा है। और फिर हेड ऑफिस है, सेलिंग डिपार्टमेंट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स हैं। हाँ, कुछ चीजें यहाँ नहीं है, वो भी सोच लेता हूँ। क्या अगर फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं तो एडमिन एक्सपेंसेस के बाद आते हैं? अगर टैक्स इन्वॉल्व हो वो भी आ जाता है। तो बिजनेस का पूरा खर्चा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आएगा तो नेट प्रॉफिट निकलेगा। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस डाटा हमारे एक्सपेंसेस में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का टोटल खर्चा है कितना? अरे देख के बताना ना यार, मैन्युफैक्चरिंग का टोटल एक्सपेंस है कितना? 2.5 लाख रुपए। लेकिन एक्सपेंस आउट कितना हुआ? खर्चा इनकर कितना हुआ है? 2.5 लाख। 2.5 लाख में से 62,500 लेस हो गए। आपको पता है ये लेस होके कहाँ गए? ये यहाँ से लेस हुआ है। क्या चीज है जो यहाँ से लेस हुई है? और ये यहाँ से लेस होके करंट एसेट्स में स्टॉक के सामने अब आ रहा होगा। खर्चा इनका 2.5 लाख हुआ, लेकिन एक्सपेंस आउट 187,500 क्यों हुआ है? क्योंकि यूनिट्स 1500 बिके। एक मैचिंग कॉन्सेप्ट होता था यार, मैचिंग। जितने यूनिट्स बेचे गए हैं उतनी यूनिट्स का खर्चा लेस होके प्रॉफिट निकलना चाहिए, वरना एक इलॉजिकल सी बात है कि बिके हैं 1500 और खर्चा उसके नीचे हम 2000 लेस कर दें। डेफिनेटली खर्चा इंकर कितने पे हुआ? 2000 इंकर हुआ है, लेकिन 2000 में से कितने यूनिट्स बच गए? तो जो बच गए 500 यूनिट्स, उनका जो खर्चा है 62,500, इसका तो बेनिफिट अभी फ्यूचर में हमने लेना है। तो ये एक्सपेंस तो नहीं है, ये क्या है? ये एसेट है, फिलहाल एसेट है। कब तक ये एसेट है? जब तक ये यूनिट्स बिकना रहे। जब ये यूनिट्स बिकेंगे तो 62,500 को फिर एक्सपेंस आउट होना चाहिए। नहीं क्लियर हुई बात? नहीं, वो तो तब होता है जब इन्फ्लेशन ना हो, उसका टोटल सेम रहता है, इन्फ्लेशन ना हो। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हो चेंज हो जाता है। लेकिन अगर पर यूनिट की बात करेंगे तो इन्वर्सली वेरिएबल भी होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सॉरी हो जाता है।
What is the expense for the year? 2,50,000. Sorry, what is the cost incurred during the year related to manufacturing? 2,50,000. लेकिन उसमें से अगर 500 यूनिट्स बच गए हैं तो उन 500 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो एज एन एसेट करंट एसेट्स में चली गई। सबको पता है बात? और रिमेनिंग जो कॉस्ट आएगी 187,500 उसकी बेस पर हमने प्रॉफिट निकाल दी। लेकिन इसी बात को एक और एंगल से सुना, क्या मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है और ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से मेरी मुराद अदर देन मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंशियल टैक्स जो भी हो। तो इस तरह से जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, इस इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस हैं वो मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में डिवाइड करके लिखे जाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर सम ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स मींस वेरिएबल एंड फिक्स। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर नॉन मैन्युफैक्चरिंग मींस एडमिन, सेलिंग, फाइनेंशियल, टैक्स, अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाने का स्टाइल है, इसमें एक्सपेंसेस को मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्लासिफाई करके यूजर्स को दिखाया जाता है। तो ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाने का स्टाइल है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमेशा ऐसे ही है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है इंट्रो में, FA1 में, FA2 में, स्टैंडर्ड्स में, बड़े होके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके लिए? यूजर्स, प्राइमरी यूजर, शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स को हमेशा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऐसे ही बना के दिखाई जाती है, जिसमें एक्सपेंसेस, प्लीज सबको पता है ऐसे ही बना के दिखाई जाती है। क्या बचपन से लेके अभी तक ऐसे ही बनाई जा रहे हैं? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एडवांस सेलिंग एक्सपेंसेस वगैरह लिख के फिर नेट प्रॉफिट निकालते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमेशा ऐसे ही प्रेजेंटेशन है, और वहां बस क्योंकि एक ही प्रेजेंटेशन है इसलिए फिर इस इनकम स्टेटमेंट का कोई अलग नाम रखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम इस वक्त कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की क्लास में, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स के लिए नहीं है, ये इंटरनल यूजर्स के लिए। तो आप इस वक्त बिजनेस की मैनेजमेंट बन के ये सारे काम सीख रहे हैं। तो इंटरनल यूजर्स के लिए अगर इनकम स्टेटमेंट बन रही हो तो उसमें फिर हमारे जो अकाउंटिंग के बुजुर्ग हजरात हैं उनके दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये सारी अब मैं जो बहस करने लगा हूं ये किससे रेलेवेंट नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बहस नहीं, वो बात खत्म हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है। लेकिन अब मैं जो नेक्स्ट बातें करूंगा ये सारी किस कॉन्टेक्स्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग, और हम इंटरनली मैनेजमेंट के एंगल से बना ये सोच रहे हैं। तो मैनेजमेंट अपने लिए जब मैनेजमेंट अपने लिए जब ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करती है तो वन स्कूल ऑफ थॉट सेज, अब ये स्कूल ऑफ थॉट्स को मतलब सोचने का एक स्टाइल ये है, कुछ बुजुर्ग हजरात ने ऐसे सोचा है कि जैसे वहां है वहां तो ऐसे ही यहाँ होना चाहिए। क्या ये भी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास में आज बनाया? कॉस्ट अकाउंटिंग क्लास में बनाया नहीं, अभी भी नहीं, अभी आज अभी ये बनाया। इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी ऐसे बनाते हैं। तो वन स्कूल ऑफ थॉट सेज कि ये ठीक है कि एक्सपेंसेस शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द manufacturing expenses and non-manufacturing, production expenses, non-production expenses. लेकिन another school of thought says कि इस तरह भी तो हो सकता है। अब इससे पहले कि मैं इस तरह बात करूं तो जिस तरह मैं हमेशा पहले भी शायद कहता रहता हूं, तो लेट्स स्टार्ट वहां से। जब भी कोई नई बात हम सुने कि बुजुर्ग ये भी कहते हैं तो उसका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि पहले सुन लें। नई चीज हो सकती है लेकिन इवेल्युएट करें। बात अगर गलत होगी तो ना कभी आपने मानी है और ना ही मैं इंसिस्ट करूंगा और ना ही हम मानेंगे। अल्लाह बचाए मुझे ऐसे लम्हे से कि मैं गलत बात पे आपको इंसिस्ट करूं। सिर्फ रिक्वेस्ट किया है कि नई चीज तसल्ली से सुने। इलॉजिकल होगी तो ठीक है, लेकिन अगर लॉजिक है उसमें तो आप अभी बच्चे हैं। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, हो सकता है आपको लगे उन्होंने ये सही कहा, ज्यादा सही कहा, कम सही कहा। जब आप बड़े हो जाएंगे तो फिर अडॉप्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस में उन्होंने भी सही कहा, उन्होंने भी सही कहा, उनके अपने एडवांटेजेस हैं, उनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो आपने पहले लॉजिकली सुनना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं।
बुजुर्गों की एक कैटेगरी क्या कहती है कि एक्सपेंसेस शुड बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन। तो ये तो फिर वही बात हो गई जो फाइनेंशियल अकाउंट हो। लेकिन अनदर स्कूल ऑफ थॉट सेज, अब जरा अपनी स्टेटमेंट देखें, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के अंदर देखें जरा और से देखें, आपको कोई वेरिएबल और फिक्स नजर आते हैं? नीचे जाए एडमन सेलिंग में, क्या वहां भी आपको कोई वेरिएबल और फिक्स नजर आते हैं? तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाने का एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि हमने जो एक्सपेंसेस को प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन में क्लासिफाई कर लिए, हम इसे क्लासिफाई कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल एंड फिक्स। क्या मतलब हुआ इसका कि सारे वेरिएबल इकट्ठे। इस वक्त क्या नजर आ रहा है आपको? क्या मैन्युफैक्चरिंग के वेरिएबल और फिक्स इकट्ठे हैं? सर इकट्ठे हैं सर, और एडमन के वेरिएबल और फिक्स वो अलग इकट्ठे हैं। तो इस वक्त क्या क्या इकट्ठे हैं, अलग अलग क्या हुए हैं? मैन्युफैक्चरिंग के अलग है, चाहे वो वेरिएबल है फिक्स है, वो इकट्ठे हुए हैं, और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी इकट्ठे हैं, वो चाहे फिक्स है या वेरिएबल है। तो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, वेरिएबल अलग कर लें। ये मेरा जो चौथा है ये समझ आएगी कि कीमत, और देन क्या करें, जो फिक्स है वो अलग कर लें। ये किस चीज को बनाने का एक ऑल्टरनेट वे बताने लगा हूं, इनकम स्टेटमेंट बनाना। वन वे इज प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन, अनदर वे इज वेरिएबल और फिक्स में क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होगा, सारे वेरिएबल्स इकट्ठे, सारे फिक्स इकट्ठे। क्या असूलन इस तरह करने से प्रॉफिट सेम होना चाहिए? सर ये प्रॉफिट सेम होना चाहिए सर। लेकिन ये मैं अब जवाब अपना 5 मिनट बाद दूंगा जब मैं ये सब कुछ लिखूंगा आपको। अब आपने करना है, नेक्स्ट पेज निकालना। अब इससे क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इंशाल्लाह वो सब कुछ खुल के सामने आपके सामने आ जाना। लेकिन डेफिनेटली 1 मिनट में अगर आप ये ख्वाहिश रखें कि मुझे पहले समझ क्यों नहीं आ रहा, तो ये मेरे जाती है। पहले रिलैक्स होकर देखें। असल में वेरिएबल वो खर्चा होता है जो आपके डिसीजन से बदल सकता है। आपको पता है ये बात? अगर आप यूनिट्स नहीं बनाएंगे, नहीं बेचेंगे, तो वेरिएबल सेलिंग भी नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा बनाएंगे, बहुत ज्यादा बेचेंगे, तो ये वेरी करके ज्यादा भी हो जाएगा। लेकिन जो फिक्स खर्चा है वो आपके डिसीजन से बदलता नहीं है। तो मैनेजमेंट ने क्योंकि बिजनेस के डिसीजन लेने होते हैं, तो वो फिर ये देखना चाहते हैं, उसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं कि कितने खर्चे ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, जो डिसीजन की वजह से चेंज हो सकते हैं, और वो कौन से खर्चे ऐसे हैं जो हमारे डिसीजन से चेंज नहीं होंगे। तो ठीक है, ये भी तरीका है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में अगर आपको ये पता चल जाए कि टोटल कंट्रोलेबल खर्चे ये हैं और जो नॉन कंट्रोलेबल है जिनमें होना ही है ना वो ये हैं, तो शायद डिसीजन मेकिंग में भी आप आगे देखिएगा बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। हमारा फिर फोकस डेफिनेटली उन खर्चों पे होना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में और जिनका हम कर ही कुछ नहीं सकते, तो उन पे ऐसे ही पे टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। तो इसमें क्या करने लगा हूँ, मेरे इन वर्ड्स को जरा ध्यान में रखें, क्या करने लगा हूँ, ये वेरिएबल क्या कंट्रोलेबल होते हैं? हमारे डिसीजन से एक्टिविटी लेवल हम बढ़ाएंगे तो ये बढ़ जाएंगे, कम करेंगे, लेकिन फिक्स एक्टिविटी सिर्फ टोटल की बात कर रहा हूँ, टोटल फिक्स खर्चा हाँ पर यूनिट वो चेंज होता है, लेकिन फिक्स टोटल। ठीक है, जो स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल हो जाएगा, तो वो फिर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाता है। आए शुरू करें, हेडिंग लिखें, इनकम स्टेटमेंट। वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम्स और एक्सपेंसेस को लिखने के 2 तरीके हैं, वो लेकिन वो ये नहीं है। वो सिंपली ये था, मेरे ख्याल से सही याद अब आना नहीं रहा, वो ये था कि खर्चों को बाय नेम लिखा, तो वो ये नहीं था कि वेरिएबल और फिक्स में डिवाइड करें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फिर कभी F2 में वो फिर आना, इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ,
जी सर, रेडी? बेहतर ये रहेगा, पहले एक लाइन में लिखूंगा, इंशाल्लाह रुकूंगा, अब आराम से बाद में लिखिएगा और अपने डिफरेंसेस नोट करने हैं। मेरी सारी बातों से किसी को ये महसूस हुआ है कि सेल में कोई तब्दीली करना चाहते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखें जी, सेल सेम डेटा हम यूज कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूँ। यार लेट्स अज्यूम इस अप्रोच का नाम है मिस्टर बशीर। इससे क्या पता चला हमें? मिस्टर तुफैल, अगर यही सवाल है तो ये रहने दें। वो सदी वो तो जाते हैं पूछ लेंगे जिससे। नाम में क्या रखा है साहब, आपको बताइए जी सर। क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट सेल सेम रहती है सर? सेल कैसे आती है? पहला चेंज, अब हमने वेरिएबल और फिक्स अलग करना है, तो नेक्स्ट वर्ड आएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। अब जहां चेंजेस आएंगी ये अपने जरा बोलते हुए शुरू करना है, क्योंकि अब यही बहस इकट्ठी होके फ्यूचर में भी आनी है। तो प्लीज व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? अब इसमें सिर्फ क्या आना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए, सिंपल इज दैट। अब वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल से मुराद क्या है? ठहरे ऐसा जी, लेफ्ट साइड राइट साइड मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जरा सामने रखूं, इसलिए कि जरा कंपैरिजन इजीली कर सके। ओपनिंग स्टॉक फिलहाल हमारी बहस में नहीं है, तो इसलिए लिख डैश लगा। क्या कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग स्टॉक आता? किसका? डैश, फिलहाल नहीं। प्लस नहीं सर, ये हेडिंग्स पूरी करना सर। लेफ्ट साइड देखते रहे, राइट साइड सोचते रहे। नेक्स्ट हेडिंग क्या थी उधर? नया चेंज, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। व्हाट इज द मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर? मींस किस की बात हो रही है? इसका तो क्या डायरेक्ट मटेरियल वो ही रहेगा। लिखें इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड, क्या सेल लिखने का तरीका, डायरेक्ट मटेरियल लिखने का तरीका, डायरेक्ट लेबर लिखने का तरीका, वेरिएबल ओवरहेड लिखने का तरीका सेम? फिक्स्ड ओवरहेड्स लिख पाए? क्यों नहीं? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल सम करें। मैंने तो कहा था कि सारा वेरिएबल इकट्ठा है, और मैंने अभी फिलहाल सिर्फ क्या क्या इकट्ठा किया है? कौन सा वेरिएबल अभी रहता है, तो वो भी इकट्ठा तो करना है, लेकिन कैसे? अभी बात बढ़ आगे चल रही है। इसका सम कीजिएगा सर। 140 का पूरा नाम बोले? वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऊपर लिखा हूं, इसका ही पूरा नाम जी सर, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा क्लोजिंग स्टॉक सर? फिनिश गुड्स का। लेफ्ट साइड देखें जरा, वहां क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने से पहले एक कौन सी चीज भी कंसिडर की थी? ये जो राइट साइड पे स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस हो रहा है, सोचने का स्टाइल डिस्कस हो रहा है, उसमें एक वर्ड और कंसंट्रेशन से सुनना आपको। लेफ्ट साइड देखें, क्या लेफ्ट साइड में 2.5 लाख रुपए में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है? और क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग देखें, क्या 62,500 में फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट का
हिस्सा आ रहा होगा 500 यूनिट्स का। इसको जरा थोड़ा सा यकीन पैदा करना है अपने अंदर। कैलकुलेटर उठाएगा। अब जो मैं कर रहा हूँ वर्किंग, ये करनी गौर से देख सोच के करनी है। वैसे तो अब डाटा हमारे सामने है, मेरे ख्याल अगर हम वहीं सर्च कर सकें। ये 35 लिखें कैलकुलेटर पर, इसका नाम बता। 35 सिर्फ ये पर यूनिट लिखवा रहा हूँ। मटेरियल 25, 10 ये तीनों जमा करें। इस 70 को जरा 500 से जरा दें। 500 क्या है? नहीं नहीं सर 500 क्या है सर? 500 क्या है? यूनिट्स 500 यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इनटू 70 क्या करवाया मैंने? पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। ये 35,000 आंसर आया। क्या है ये आंसर? ये क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं जो 62,500 है। ये 27,500 के है। हम कैसे कह सकते हैं? 27,500 सबने निकाल लिया। 27,500 सबने निकाल लिया है तो मैंने आपके ब्याह पे ज़हन में रख लिया है। अब कैलकुलेटर पे जीरो करें। 500 यूनिट्स लिखें। आपको एक यूनिट की फिक्स कॉस्ट का पता था, इनटू 55 करें। क्या क्लोजिंग फिनिश गुड्स में 62,500 में 27,500 रुपया करंट पीरियड की फिक्स कॉस्ट भी है? करंट पीरियड की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी है? भी है। अगली बात बहुत ध्यान से सुननी है। क्या 62,500 में अगर 27,500 फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है वैसे? आपको पता है ये 62,500 फिर लेस हो गया? और सच ही पता है सर, ये लेस हो गया कहाँ गया? बैलेंस शीट में गया। क्या आपको पता है जो इस पीरियड का क्लोजिंग है इसलिए नेक्स्ट पीरियड ब्रॉड डाउन बनना है? क्या 62,500 नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन बनना है? सर ब्रॉड डाउन बनना है। क्या उस ब्रॉड डाउन में इस पीरियड की कुछ फिक्स कॉस्ट भी होगी? तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एक प्रोडक्ट कॉस्ट बनी हुई है लेफ्ट साइड। प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऐसी। तो इस पीरियड की फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से रिलेटेड है वो नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड हो रही है। कैरी फॉरवर्ड से क्या मुराद है? कितना टोटल अगले पीरियड में जा रहा है? 62,500। क्या उसमें इस पीरियड समझ आता? क्या 1,10,000 इस पीरियड की फिक्स कॉस्ट थी? इस पीरियड की फिक्स कॉस्ट थी, ये नेक्स्ट पीरियड में ट्रांसफर हो रही है। तो ये कोई गलत सही वाली बात नहीं हो रही है। इस तरह वर्किंग करेंगे लेफ्ट साइड पे तो क्लोजिंग स्टॉक में फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होके नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चली जाएगी और फिर ये उस वक्त एक्सपेंस आउट होगी जब नेक्स्ट पीरियड में यूनिट सेल होंगे। लेकिन जो राइट साइड पे हम स्कूल ऑफ थॉट पढ़ रहे हैं, सोचने का स्टाइल पढ़ रहे हैं, वो ये कहता है कि जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है ये पीरियड कॉस्ट है। पीरियड कॉस्ट से मुराद जिस पीरियड में इंकर हुई है इसे उसी पीरियड में सारा एक्सपेंस आउट होना चाहिए। लेफ्ट स्टाइल ये कहता है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट जो है ये प्रोडक्ट कॉस्ट है। मैं दो लफ्ज बोलना शुरू हो गया हूं। एक लफ्ज क्या बोल रहा हूं? प्रोडक्ट कॉस्ट। और एक लफ्ज है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वर्ड है, ये प्रोडक्ट वर्ड निकला है, ये प्रोडक्शन से निकला है। प्रोडक्ट यूनिट्स फिनिश गुड्स प्रोडक्शन का खर्चा। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है क्या चीज? तो दो तीन एग्जांपल्स फुला दे फुल मायूसी फुला दे। ये फैक्ट्री की बात हो रही है, हेड ऑफिस की बात हो रही है। प्रोडक्शन, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री परमानेंट एम्प्लॉइज, इन चीजों की बात हो रही है। वन स्कूल ऑफ थॉट सेज कि जस्ट लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, आगे वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी
प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। तो देयरफॉर जिस तरह 35,000 याद है 35,000 कैसे 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 500 ज़रब 70 जिस तरह 35,000 कैरी फॉरवर्ड होगा उसी तरह 27,500 भी कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए जब तक ये गुड्स बिकना रहे। तो ये स्कूल ऑफ थॉट क्या है कि फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन अनदर वे ऑफ थिंकिंग इज कि जो रेंट है इंश्योरेंस है उसका फायदा बस इसी साल मिलना है। ये सही है वर्ड में? अगले साल का रेंट फिर देना पड़ेगा, अगले साल की इंश्योरेंस फिर करवानी पड़ेगी, अगले साल परमानेंट एम्प्लॉइज को फिर सैलरी देनी पड़ेगी। तो ये जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है जिस पीरियड में इंकर हो रही है उसे उसी पीरियड में एक्सपेंस आउट करें। तो पीरियड कॉस्ट से क्या मुराद है? आप इस तरह करें जहां ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं जरा उससे अगले पेज पे चले जाए। ऊपर हेडिंग लिखे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स। Product cost means product cost means cost incurred to complete the finished goods. It is expensed. It is expensed when the related products are sold. ये मैं दूसरा सेंटेंस लिखा, ये पहला सेंटेंस क्लियर है? प्रोडक्ट कॉस्ट मींस मटेरियल लेबर ओवरहेड्स खर्चे होते हैं। ये खर्चे कब एक्सपेंस आउट होते हैं? जब ये इंकर होते हैं या जब चीजें बिकती हैं। अपनी इनकम स्टेटमेंट पर वापस आए। फर्स्ट कितना खर्चा इंकर हुआ है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का 2.5 लाख एक्सपेंस आउट हुआ है। 2.5 लाख में से एक्सपेंस आउट कितना हुआ? 187,500 की एक्सपेंस आउट हुआ है। फर्ज करें एक यूनिट भी ना बिका होता, फुल कंसंट्रेट कर देता, सेल की अमाउंट बताएं कितनी होती? एक यूनिट भी नहीं बिका, 2000 बना लिए, बिका कोई नहीं, सेल कितनी होती? 0। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या होती? 2.5 लाख। लेकिन क्या पूरा 2.5 लाख यहाँ से लेस हो जाता? लेस होके कहाँ निकल जाता? स्टॉक में निकल जाता। कॉस्ट ऑफ सेल के सामने कितना होता? 0 क्यों होता? क्या फिर पूरा 2.5 लाख अगले साल ब्रॉड डाउन बनता? और अगर ये सारा 2.5 लाख अगले साल बिका होता तो फिर ये सेल में से 2.5 लाख नेक्स्ट ईयर लेस होता। तो इंकर कब हुआ? इस साल। लेकिन एक्सपेंस आउट कब होगा? अब 1500 यूनिट अगर बिक गए हैं तो ठीक है, 1500 यूनिट्स का खर्चा एक्सपेंस आउट हो रहा है, और बाकी 500 का खर्चा कब एक्सपेंस आउट होगा? तो प्रोडक्ट कॉस्ट कब एक्सपेंस आउट होती है? जब प्रोडक्ट्स बिकती हैं या जब एक्सपेंस इंकर होता है। इट इज एक्सपेंस्ड व्हेन related products are sold rather than when it is incurred. लिखे ब्रैकेट में, rather than when it is
incurred. ये incurred और expensed में कोई फर्क नजर आ रहा? How much is incurred? 2.5 लाख. How much is expensed? So what are the examples of product cost? एक हेडिंग बनाया था इसका फॉर्मूला, फिर बाद में पीरियड कॉस्ट डिफाइन करना. एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. एक मिनट रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, कोई इशू नहीं है. अपनी फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट एक सेकंड सामने रखें, बस 1 मिनट चाहिए, घड़ी ना देखना शुरू हो रही है. क्या मैं कह सकता हूं फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट देख के डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स एंड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट. लेकिन ये जो प्रोडक्ट कॉस्ट बनी है, ये जिस स्कूल ऑफ थॉट की बेस पे बनी है, उस स्कूल ऑफ थॉट का नाम है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. उस विषय को इंग्लिश में कहते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. इससे पहले कि आप कुछ लिखें, आप इस अब्जॉर्प्शन के लफ्ज को ऐसे परेशान किए बगैर ट्रांसलेट करें सही वाला. अब्जॉर्ब वर्ड निकला कहां से? चार्ज से. चार्ज जज़ब. क्या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज हो रही है? जस्ट लाइक कौन सी? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स. तो इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स प्रोडक्ट कॉस्ट मींस, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूं. प्रोडक्ट कॉस्ट मींस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स प्लस फिक्स्ड ओवरहेड. तो समझ आई मेरी बात? तो एक नाम रखा मैंने किस चीज का नाम रखा है? स्कूल ऑफ थॉट का मैंने नाम रखा. ये नाम मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में रखा है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो वहां कोई और स्कूल ऑफ थॉट है ही नहीं, तो वहां जो भी है वही है. लेकिन यहाँ एक दूसरा भी है, इसलिए कुछ ना कुछ नाम तो रखना था. अब ये जो नाम रखा है, ये नाम भी शायद इतना इलॉजिकल नहीं है. इलॉजिकल इन अ सेंस कि यहाँ क्या फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में चार्ज हुई है? 2.5 लाख एक दफा दोबारा देखें. क्या 2.5 लाख में 1,10,000 भी है? तो क्या वो चार्ज हुआ है? क्या चीज किस में चार्ज हुई भी है? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज मींस ऐड हुई. तो दूसरी बात जो है इंशाल्लाह फिर कल करते हैं. यहाँ तक अब लिख उठी गई और मुझे डेफिनेटली भी शायद 10-15 मिनट और चाहिए होंगे, मैं बात पूरी करूँ वो इंशाल्लाह कल करूँ. तो यहाँ तक लेकिन आप लिख उठी. तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट में इन अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गई, तो दूसरी बात रहेगी. ये कोई अब्जॉर्ब्ड वर्ड क्लियर? अब्जॉर्ब क्या मतलब? अब्जॉर्ब क्या फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट चार्ज हो रही है, अप्लाइड हो रही है? चलो ये भी ठीक है. किसमें अप्लाइड हो रही है? प्रोडक्ट कॉस्ट में. आप लोग प्लीज अब इस तरह करें, आज आपके पास टाइम अब है, तो ये मिक्स एंड ईड वेरिएंस का मतलब फाइनल होना चाहिए. ये वाली जो बहस है डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय, इस तरह की चीजें फाइनल रखिए. इंशाल्लाह कल नॉर्मल टाइम पे मुलाकात होगी. मुलाकात इंशाल्लाह जरूर होगी. मेरी आवाज रुकेगी नहीं इंशाल्लाह. अगर मेरी जिंदगी रह गई, आप जहां भी होंगे, मुझे भी नहीं आइडिया, आप जहां भी होंगे, कॉलेज अगर खुला होगा तो इंशाल्लाह मैसेज करवा दूंगा मैं, तो वो कोई टेंशन नहीं है. हम जहां भी होंगे इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे. अल्लाह हाफिज.